नवाब हाशिम को दोबारा मंजर-ए-आम पर आए हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था और इस हैरत अंगेज वापसी की शोहरत न सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क में हो चुकी थी। वो अपनी नौयत का एक ही हंगामा था। महकमा सुराग रसानी वालों की समझ में नहीं आता था कि वो इस सिलसिले में क्या करें। फिलहाल उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था और वो ये कि अगर नवाब हाशिम यही शख्स है तो फिर वो आदमी कौन था जिसकी लाश 10 साल कबल नवाब हाशिम की ख्वाबगाह से बरामद हुई। कैप्टन फैयाज इमरान को आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ देख रहा था, लेकिन इमरान से किसी बात का उगलवा लेना आसान काम नहीं था। वो हर सवाल का जवाब जरूर देता था, लेकिन वो जवाबात कुछ इस किस्म के होते थे कि सवाल करने वाला अपना सर पीट लेने का इरादा तो करता था, मगर उसे अमली जामा पहनाकर मसखरा नहीं कहलाना चाहता था। फैयाज ने लाख कोशिश की लेकिन इमरान से कुछ न मालूम कर सका। अलबत्ता उसे ऐसे अशार ज़रूर सुनने पड़े जिनके पहले मिसरे उमूमन मिर्ज़ा गालिब के होते थे और दूसरा डॉक्टर इकबाल के। मसलन है दिल शोरीदा गालिब दिल इसम पेचोताब वो सबा रफ्तार शाही अस्तबल की आबरू। इमरान इस तरह के जोड़ पैबंद लगाने का माहिर था। बहरहाल फैयाज उससे कुछ न मालूम कर सका। आज उसने नवाब हाशिम और उसके भतीजे नवाब साजिद को अपने ऑफिस में तलब किया था। दोनों आए थे लेकिन उनके चेहरों पर एक दूसरे के खिलाफ बेजारी के आसार थे। फैयाज ने नवाब हाशिम को मुखातिब किया, देखिए जनाब, अब एक ही सूरत रह गई है। नवाब हाशिम ने कहा, वो क्या? देखिए, जो भी सूरत हो मैं जल्द से जल्द उसका तस्फिया चाहता हूँ। फैयाज बोला, सूरत ये है कि मैं आपको जेल भिजवा दूँ। नवाब हाशिम की भवें तन गई। बोला, अच्छा। इतने में इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाल परेशान थे और लिबास मलगजा सा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी लंबे सफर के बाद यहाँ पहुंचा हो। वो उन दोनों चचा भतीजे की तरफ देखकर मुस्कुराया और फैयाज को आंख मार कर सर खुजाने लगा। नवाब हाशिम ने कहा, मुझे जेल भिजवाना आसान काम ना होगा मिस्टर फैयाज। आखिर आप किस बिना पर मुझे जेल भिजवाएंगे? नवाब हाशिम बदस्तूर फैयाज की आंखों में देखता रहा। फैयाज ने कहा, 2 वजूहात हैं, उनमें से जो भी आप पसंद करें। अगर मरने वाला वाकई नवाब हाशिम था तो आप धोखेबाज हैं, और अगर नवाब हाशिम नहीं तो आप उसके कातिल हैं। नवाब हाशिम बोला, क्यों? मैं कैसे कातिल हूँ? फैयाज ने कहा, जिस रात को आप अपनी रवानगी जाहिर करते हैं उसी रात की सुबह को आपकी ख्वाबगाह से एक लाश बरामद हुई थी। मैं कहता हूँ, आप छुप कर क्यों गए थे? नवाब हाशिम ने झेंपे हुए अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, शायद मुझे अब वो बात दोहरानी पड़ेगी। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, दोहराइए जनाब, आपके मामले ने तो मेरी अक्ल खप्त कर दी है। नवाब हाशिम चौंक कर मुड़ा। शायद उसे इमरान की मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ था। नवाब हाशिम बोला, ओह आप, तो क्या आप यहीं से ताल्लुक रखते हैं? फैयाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बोला, आप कुछ बताने जा रहे थे? नवाब हाशिम बोला, जी हाँ, अब वो बात बतानी ही पड़ेगी। आज सोचता हूँ कि वो मामला कितना मामूली था, लेकिन उस वक्त गोया मुझ पर जुनून सवार था। अगर मैंने वो चोट सह ली होती और लोगों के हंसने की परवाह न की होती तो आज इस हालत को न पहुंचता। खैर सुनिए, मगर नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। फैयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, देखिए, बात को खामखा तवालत न दीजिए, हम लोग बेकार आदमी नहीं हैं। नवाब हाशिम बोला, नहीं, मैं इख्तिसार से काम लूंगा। अच्छा, साफ साफ सुनिए, मुझे एक औरत से इश्क था। बज़ाहिर वो भी मुझे चाहती थी। इसी शहर का एक दूसरा रईस भी उसके चक्कर में था। लिहाजा हम दोनों की कशमकश ने इस वाक़े को सारे शहर में मशहूर कर दिया। औरत बज़ाहिर मेरी ही तरफ ज्यादा झुक रही थी। ये बात भी आम तौर पर लोगों को मालूम थी, लेकिन इसी दौरान में न जाने क्या हुआ कि वो कमबख्त एक तांगे वाले के साथ फरार हो गई। जरा सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आपके एहसासात क्या होते? क्या आप ये ना चाहते कि अब शनासाओं से नजरें चार न हों तो अच्छा है? शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने सोचा कि किसी को कुछ बताए बगैर यहाँ से चला जाऊं। जिस रात मैंने यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाया उसी शाम को बाहर से मेरा दोस्त आ गया। वो मेरा जिगरी दोस्त था, लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन उसकी आमद भी बहुत गिरां गुजरी। नवाब हाशिम ने रुककर सिगरेट सुलगाई और 2-3 कश लेकर फिर बोला, उसे वाकयात का इल्म नहीं था। मैंने तहैया कर लिया कि कबल इसके कि उसे कुछ मालूम हो मैं यहाँ से चला जाऊं। चुनाचे मैंने यही किया और उसे सोता छोड़कर मैं यहाँ से चला गया। फैयाज ने आगे झुककर पूछा, तो फिर वो आपके दोस्त की लाश थी? नवाब हाशिम बोला, यकीनन उसी की रही होगी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने अपने जिस हरीफ या रकीब का तस्करा किया था, ये हरकत उसकी भी हो सकती है। जाहिर है उसे इस वाक़े के सिलसिले में काफी खिफ़त उठानी पड़ी होगी और उसने यही सोचा होगा कि मैंने उसे जिक्र देने के लिए औरत को तांगे वाले के साथ निकलवा दिया है। हो सकता है कि उसने मुझसे इंतकाम की ठानी हो और मेरे धोखे में मेरे दोस्त सज्जाद को कत्ल कर दिया हो, मगर फिर सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता।
फैयाज ने कहा, आखिर आपका हरीफ कौन था, उसका नाम बताइए। नवाब हाशिम बोला, मिर्जा नसीर। इमरान ने कहा, ओह वो पीली कोठी वाले? नवाब हाशिम बोला, जी हाँ वही। इमरान ने मगमूम आवाज में कहा, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, वो तो पिछले साल मर गए। अब मैं किसके हथकड़ियां लगाऊं? क्या उनके लड़के से काम चल जाएगा? फैयाज ने इमरान को घूर कर देखा, लेकिन इमरान ने एक ठंडी सांस भरी और सर हिलाता हुआ फर्श की तरफ देखने लगा। नवाब हाशिम बोला, मगर मुझे यकीन नहीं है कि मिर्जा नसीर ने ऐसा किया हो। अगर वो ऐसा करता तो भला लाश की शक्ल नाकाबिल शनाख्त बनाने की क्या जरूरत थी? अगर फर्ज कीजिए उसने धोखे में भी मारा होता तो शक्ल कभी न बिगाड़ता। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन हो सकता है। इमरान बड़बड़ाया, भतीजे के अलावा और कौन हो सकता है चचा? साजिद उछल कर खड़ा हो गया। क्या मतलब? फैयाज ने सख्त लहजे में कहा, बैठ जाइए। नवाब हाशिम ने इमरान की तरफ देख कर कहा, वाकई आप तह तक पहुंच गए हैं। इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहका लगाया, बोला, पहुंच गया ना, हा हा हा। साजिद नवाब हाशिम को घूंसा दिखाकर बोला, बहुत हो चुका, तुम्हारी 420 हरगिज नहीं चलेगी। नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा, गर्म ना हो बेटे, दौलत बेटे के हाथों बाप को कत्ल करा सकती है। तुम तो भतीजे हो, और फिर तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुम्हारे बाप ने अपनी जायदाद पहले ही बेच खाई थी। मैं कुंवारा था, जाहिर है कि मेरे वारिस तुम ही करार पाते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? साजिद बोला, बकवास है, 100% बकवास। तुम नवाब हाशिम नहीं हो, तुम्हारे कागजात जाली हैं। नवाब हाशिम बोला, और मेरी शक्ल भी शायद जाली है। इतनी जाली है कि तुमने मुझे हवेली में कयाम करने की इजाजत दी थी। साजिद ने मेज पर घूंसा मार कर कहा, तुम मुझ पर किसी का कत्ल साबित नहीं कर सकते। फैयाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा, देखिए मिस्टर, ये आपकी हवेली नहीं मेरा दफ्तर है, जरा हाथ पैर काबू में रखिए। साजिद ने कहा, ओह माफ कीजिएगा। फिर नवाब हाशिम से बोला, मैं अदालत में देखूंगा तुम्हारी चर्ब जबानी। नवाब हाशिम ने लापरवाही से कहना शुरू किया, हाँ तो कप्तान साहब, मैं ये कह रहा था, मेरे भतीजे ने देखा मौका अच्छा है। अगर हाशिम आजकल ही में कत्ल कर दिया जाए तो आई गई मिर्जा नसीर के सर हो जाएगी। ये उसी रात को हवेली में चोरों की तरह दाखिल हुआ और मेरे धोखे में सज्जाद को कत्ल कर दिया। मुझे यकीन है कि इसे अपनी गलती का एहसास फौरन ही हो गया होगा, इसलिए इसने लाश को नाकाबिले शनाख्त बना दिया। पहले इसने मुझे तलाश किया होगा, जब मैं न मिला हूंगा तो इसने मकतूल का चेहरा बिगाड़ दिया होगा। और फिर जनाब ये तो बताइए कि लाश की शनाख्त किसने की? फैयाज ने साजिद की तरफ देख कर कहा, इन्हीं हजरत ने। नवाब हाशिम बोला, अब आप खुद सोचिए, ये मेरा भतीजा है, लाश का चेहरा बिगड़ चुका था, आखिर इसने किस बिना पर उसे मेरी लाश करार दिया? क्या इसलिए कि मकतूल के जिस्म पर मेरा लिबास था? फैयाज कुछ न बोला। उसकी नजर साजिद के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन उसके बरखिलाफ इमरान नवाब हाशिम को घूर रहा था। नवाब हाशिम ने फिर फैयाज को मुखातिब किया, जवाब दीजिए कप्तान साहब। फैयाज ने साजिद से पूछा, क्यों जनाब, आपने किस बिना पर उसे नवाब साजिद की लाश करार दिया? साजिद अपनी पेशानी से पसीना पोंछता हुआ बोला, हाथों और पैरों की बिना पर। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। नवाब हाशिम बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चेहरा तो पहले ही बिगाड़ दिया था, और इसीलिए बिगाड़ा था कि तुम्हारी शनाख्त पुलिस के लिए हरफ आखिर हो। जाहिर है कि इस कच्ची शनाख्त के मामले में पुलिस सिर्फ तुम्हारे ही बयान से मुतमईन हो सकती थी, क्योंकि तुम मेरे घर के ही एक फर्द थे। साजिद कुछ न बोला। वो इस अंदाज में नवाब हाशिम को घूर रहा था जैसे मौका मिलते ही उसका गला दबोच लेगा। फैयाज ने सख्त लहजे में कहा, हाँ मिस्टर साजिद, आप अपनी सफाई में क्या कहते हैं? साजिद बोला, अब मैं हर बात का जवाब अपने वकील की मौजूदगी में दे सकूंगा। नवाब हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा, बस यही चाहिए बरखुरदार। साजिद बोला, मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, और हाँ, अब तुम मेरी हवेली में नहीं आओगे, समझे? अगर तुमने उधर का रुख भी किया तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इमरान बोल पड़ा, बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों समझौता क्यों नहीं कर लेते? चैन से मिलजुल कर उसी कोठी में रहिए। मुझे अफसोस है कि ना मेरे कोई भतीजा है और ना चचा, वरना मैं दुनिया को दिखा देता कि चचा और भतीजे किस तरह एक जान दो काबिल नहीं बाकिल हैं। बक रहा हूं मैं सुपर फैयाज। क्या मुहावरा है वो, एक जान दो काबिल, ओहो वो कालिब, एक जान दो कालिब। हाँ वाह भाई वाह। फैयाज बोला, भला इनके आपस के समझौते से क्या बनेगा? वो लाश तो बहरहाल दरमियान में ही हायल रहेगी। इमरान ने संजीदगी से कहा, अरे यार छोड़ो भी, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक मुर्दा आदमी के लिए चचा भतीजों में नाचाकी हो जाए। भला वो लाश इनके किस काम आएगी? फैयाज ने मुंह बिगाड़ कर इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, अच्छा आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। लेकिन इमरान पर इसका जर्रा बराबर भी असर न हुआ।
اس نے مسکرا کر کہا, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا. کیوں فیاض صاحب, جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں, کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ فیاض بولا, کون سی بات؟ عمران نے کہا, یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا. ساجد اچھل پڑا, یہ بات کہی ہے آپ نے؟ پھر فیاض سے بولا, اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا, اوہو ختم بھی کیجئے, بس جائیے, لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے. مقصد کچھ اور نہیں, بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. نواب ہاشم نے کہا, میں سمجھا نہیں. عمران بولا, میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا. فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا. غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا. ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے ہوئے عمران کو دیکھ رہے تھے. عمران نے ان سے کہا, بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے. جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی, اس کے ہتھ کڑیاں لگ جائیں گی. ساجد بولا, آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں. عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی, چپڑاسی. اس کا انداز بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا. نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا, اچھا, اچھی بات ہے, میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا, لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. عمران نے سنجیدگی سے کہا, فکر نہ کیجیے, قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا. اس نے کہا, تم بالکل گدھے ہو. عمران بولا, نہیں, میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں, میرے یہاں سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتے. فیاض بولا, تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے. احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو. عمران نے کہا, آہا کیپٹن فیاض, اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے. اور دہنی ایڑی پر گھوم کر وہ کمرے سے نکل گیا. رات تاریک تھی. عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا. اس کے ایک ماتحت نے, جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے تھے. عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی اور پیدل ہی پیلے مکان کی طرف جا رہا تھا. گلی کے موڑ پر اسے ایک تاریک سا انسانی سایہ دکھائی دیا. عمران رک گیا. اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. عمران نے آہستہ سے کہا, ہد ہد. دوسری طرف سے آواز آئی, جی جناب والا. عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہد ہد رکھا تھا. یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا ہکلاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ ہد ہد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا. پہل جب عمران نے اسے ہد ہد کہا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے اور اس نے اسے بتایا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس محکمے میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے. بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہد ہد پکارا جائے. اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے حلیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مزے کا خیز تھی. بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی دقیق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس پر سے ہکلاہٹ کی مصیبت, بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو. عمران نے اسے پوچھا, کیا خبر ہے؟ وہ اس کے قریب آ گیا. ہد ہد بولا, ابھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا. عمران نے متحجرانہ لہجے میں پوچھا, مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ پتہ نہیں اس کے سننے میں فرق آیا تھا یا وہ جان بوجھ کر کھس رہا تھا. ہد ہد بولا, جناب والا, میرا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا, یا یوں سمجھیے کہ تب تائیں دوم جج کا. عمران بولا, میرے ساتھ آؤ. وہ بولا, سرو چشم. دونوں آگے بڑھ گئے. بستی پر سناٹا طاری تھا. کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا. اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے. عمران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آواز نہیں آئی تھی. پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا. وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا, اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑنے پر دب بھی سکتی تھی. عمران نے بڑی پھرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا. وہ کسی کتے کی لاش تھی. ہد ہد نے پوچھا, کیا ظہور پذیر ہوا جناب؟ عمران بولا, ظہور نہیں, پذیر ہوا ہے. آگے بڑھو. مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے. گہری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا. ہد ہد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شانہ دبا دیا. اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک شے دکھائی دی. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی چوپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف آ رہا ہو. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چوپایوں میں اضافہ ہو گیا.
1 2 3 4 5। इमरान का दाहिना हाथ कोट की जेब में था और मुट्ठी में रिवॉल्वर का दस्ता जकड़ा हुआ था। दीवार के करीब पहुंचते ही चौपाए सीधे खड़े हो गए। इमरान पहले ही समझ गया था कि वो 5 आदमी थे, लेकिन तारीकी की वजह से पहचाने नहीं जा सकते थे। इमरान ने इस ख्याल से हुदहुद के सीने पर हाथ रख दिया कि कहीं वो बौखलाकर कोई हिमाकत न कर बैठे। हुदहुद उसका हाथ झटक कर उछल पड़ा। 5वां आदमी भी बिल्कुल उसी के से अंदाज में उछल कर भागा। इमरान ने उन पर जस्त लगाई और एक को जा लिया। उसने दूसरों को ललकारा, खबरदार ठहरो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन इस ललकार का कोई असर न हुआ। वो तारीकी में गुम हो चुके थे। इमरान की गिरफ्त में आया हुआ आदमी भी निकल भागने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। इमरान ने हाँक लगाई, ओ हुदहुद के बच्चे। हुदहुद ने कहा, देखिए जनाब। वो करीब ही खड़ा कांप रहा था। मैं खानदानी आदमी हूँ। पहले हुदहुद, फिर हुदहुद का बच्चा। वाह जनाब। इमरान बोला, शट अप, टॉर्च जलाओ। हुदहुद बोला, वो तो कहीं गिर गई। इस दौरान में इमरान ने अपने शिकार के चेहरे पर 2-4 घूंसे रसीद किए और वो सीधा हो गया। उसने फिर हुदहुद को मुखातिब किया, चलो उधर, इसके गले से टाई खोल लो। हुदहुद बौखलाहट में इमरान की गर्दन टटोलने लगा। इमरान बोला, अबे ये मैं हूँ। हुदहुद बोला, जी क्या बईदस शराफत, मैं कोई कंजड़ा कसाई नहीं हूँ, समझे। इसी वक्त मुलाजमत से सुबकदोश कर दीजिए। जी हाँ। इमरान बोला, चलो वरना गर्दन मरोड़ दूंगा। हुदहुद बोला, हद हो गई जनाब। इतने में इमरान ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर सुस्त पड़ गए हैं। उस पर सचमुच गशी किसी कैफियत तारी हो गई थी। इमरान ने उसके गले से टाई खोलकर उसके हाथ बांध दिए, फिर उठकर हुदहुद की गर्दन दबोचता हुआ बोला, मुलाजमत से सुबकदोश होना चाहते हो। हुदहुद बोला, जी हाँ। उसके लहजे में झल्लाहट थी, लेकिन उसने अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश न की। इमरान उसे धक्का देता हुआ बोला, टॉर्च तलाश करो। टॉर्च उसे जल्दी ही मिल गई। वो वहीं पड़ी हुई थी जहां हुदहुद उछला था। इमरान ने बेहोश आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। ये एक नौजवान और तवाना आदमी था, लेकिन चेहरे की बनावट के एतबार से अच्छे अतवार का मालूम नहीं होता था। उसके जिस्म पर स्याह सूट था। तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान कोतवाली में उसी आदमी से पूछगिछ कर रहा था। तुम वहां किस लिए आए थे? वो बोला, मुझे उसका इल्म नहीं। इमरान ने पूछा, तुम नहीं बताओगे? वो बोला, देखिए जनाब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं। और फिर हम चारों को तो बाहर खड़ा रहना था, अकेला वही अंदर जाता। इमरान ने पूछा, कौन? वो बोला, सफदर खान। इमरान ने कहा, ये कौन है? वो बोला, आप यकीन न करेंगे, हम उसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानते। वैसे वो खुद को एक इलाके का जागीरदार बताता है और कहता है कि हम लोगों की मदद से अपने एक हरीफ के खिलाफ मुकदमा बना रहा है। आज से कुछ अरसा पेशतर हम उस मकान से एक जनाजा लाए थे और आपको यह सुनकर हैरत होगी कि चादर के नीचे लाश की बजाय 3 बाल्टियां और एक देगची थी। जी हाँ, मसनूई जनाजा। इमरान बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। वाह। वो बोला, मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा जनाब। उसने इन कामों के लिए हमें 4000 रुपए दिए थे। और हाँ, ये तो भूल ही गया, हमें एक अमेरिकन के बंगले पर भी भेजा करता था। वो बात भी अजीब थी। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम वहां थोड़ी सी उछल कूद मचाकर वापस आ जाया करें, लेकिन उसने आज तक इसका मकसद नहीं बताया। इमरान ने कहा, सफदर खान का हुलिया क्या है? वो बोला, चेहरे पर घनी दाढ़ी, शलवार और कमीज लंबी पहनता है, नाक चपटी सी है, आंखों में कीचड़। इमरान ने पूछा, स्याह चश्मा नहीं लगाता? वो बोला, जी नहीं, चश्मा लगाए हमने उसे कभी नहीं देखा। इमरान ने कहा, अच्छा, अपने बकिया 3 साथियों के नाम और पते बताओ। वो बोला, मैं किसी के नाम और पते से वाकिफ नहीं हूँ। जब वो हमें एक जगह इकट्ठा करता है तभी हम एक दूसरे को देखते हैं, वरना फिर आपस में कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं होता। इमरान ने कहा, वो तुम्हें कैसे बुलाता है? वो बोला, फोन पर। शायद हम चारों को ही ये नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है। इमरान ने कहा, तुम्हें उन 3 आदमियों के फोन नंबर मालूम है? वो बोला, जी नहीं, हम में कभी गुफ्तगू नहीं हुई। हम चारों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वैसे सूरत आशना जरूर हैं। इमरान ने लिखते लिखते नोटबुक बंद कर दी। मुल्जिम हवालात में भेज दिया गया।